वर्ग 3 का सुपर गार्डेंस प्लस सुपर मॉक टेस्ट सीरीज बैच ज्वाइन करिएगा। डेफिनेटली यहाँ से आपको 70 से 80 प्रश्न परीक्षा में डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ क्या मिल रहा है, पीवाईक्यू आधारित 10 फुल लेंथ टेस्ट डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ में 10 फ्रेश एफएलटीज आपको मिल रही हैं, सेक्शनल मिल रहे हैं पीवाईक्यू आधारित जो कि कोई नहीं देगा, सब्जेक्टिव मिल रहे हैं आपको 100 से ज्यादा, और बाकी परिश्रम ग्रुप की लिंक आपको मिल ही रही है। सीटेट के मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं जहां से आपकी सीडीपी में पूरे नंबर भी आ सकते हैं। सिलेबस तो चलिए ये आपको है ही, और बाकी चीजें हम देखें, आप लेने से पहले एफ एल टी 2 पीवाईक्यू आधारित है, 800-850 अभ्यर्थियों ने लगाई हुई है, आप भी इसको लगाइएगा। पसंद आए तो ही लेना है, अन्यथा आपको ये ज्वाइन नहीं करना है। अब देखिएगा कैसा सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। जैसे कि एक प्रश्न आया, बुद्धि का त्रिपाची सिद्धांत, यहाँ पर आप देखेंगे इसको विस्तार से समझाया गया है, बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल समझाया गया है हिंदी में भी। उसके बाद त्रिपाची सिद्धांत आगे स्टर्नबर्ग का, देखिए कितने विस्तार तरीके में, बहुत शानदार तरीके में समझाया गया है एक एक लाइन, और यहीं से बनेंगे आपके प्रश्न। और इंग्लिश में भी आपको सॉल्यूशंस देखने को मिल रहा है। एक और प्रश्न को देखें, जैसे कि कोहल वर्ग का सिद्धांत यदि आ गया तो पूरे सिद्धांत को विस्तार से समझाया गया है। उसके बाद फिर गूगल ही यहाँ पर आपको दे दिया गया है, आपको बार बार गूगल नहीं करना पड़ेगा, गूगल करके हमने ही दे दिया, आप ये मान के चलिएगा। कोहल वर्ग का सिद्धांत आ गया, बहुत शानदार तरीके में आप इसको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत देखने को मिल जाएगा। बाइलिंगुअल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कोई सा भी प्रश्न हो उसमें आपको गजब लेवल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रहा है, बहुत शानदार तरीके में आपको देखने को मिलेगा। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, आप वहां से इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद। आज हम स्टार्ट करेंगे 7 मार्च शिफ्ट 2 के प्रश्न। मैं ये क्लिप ऐड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डेड है। मैंने गलती से 7 मार्च शिफ्ट 1 कह दिया है, वो वाला थंबनेल वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्रश्न मैंने करवाए हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो हमने करे हैं 7 मार्च, ताकि आप को कोई कंफ्यूजन ना रहे, वो एक मिस्टेक हो गई है। बाकी आपका कंटेंट 7 मार्च शिफ्ट 2 का है। प्रश्न हम देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपके प्रश्न होते हैं आपके 31 से। प्रश्न आपके 31 से स्टार्ट होते हैं। पहला वाला प्रश्न ये था, ये क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न आ जाएंगे। ये पीडीएफ में मैंने 7 मार्च शिफ्ट 1 पुराना वाला इसमें थंबनेल लग गया था, मैं यहाँ पे 2 चेंज करना भूल गया था, तो बाकी का कंटेंट ये मैंने पूरा का पूरा करवाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन ना हो। 7 मार्च शिफ्ट 2 के प्रश्नों को हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 5 शिफ्ट के प्रश्नों को कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वो देखने को मिल जाएंगे। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। हमारी सीरीज चल रही है वर्ग 3 के लिए, 30 में से 30 अंक लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। एटलीस्ट पूर्ण रूप से हम चाहेंगे कि हर एक अभ्यर्थी के 25 प्लस तो आ ही जाएं गणित विषय में, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा विषय बहुत टफ बन जाए, लेकिन मैथ में तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। आज हम प्रश्न करेंगे 7 मार्च शिफ्ट 1 के। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उनको भी आप जरूर देखिएगा। यदि सीरीज को आप पूरा कर लेते हैं तो मैथ में आपका 25 प्लस कहीं नहीं गया है। अधिकतर अभ्यर्थी 30 में से 30 भी जरूर लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक जानकारी है, 27 अक्टूबर दिन रविवार को वर्ग 3 का मध्य प्रदेश स्तरीय पीवाईक्यू आधारित टेस्ट का आयोजन हो रहा है। पिछले टेस्ट की तुलना में टफ है ये, 2022 का ही असली वाला पेपर है व्यापम का। आपको असली मूल्यांकन आपका हो जाएगा कि व्यापम कैसा पेपर बनाता है। और जिन अभ्यर्थियों ने सक्सेस क्लास एप्लीकेशन की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करा वो जरूर ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे प्रश्न आपको हमारी टेस्ट सीरीज से परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम अपने कंटेंट को। एक एक करके हम चीजों को समझते जाएंगे। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये अपने प्रश्न है, 7 मार्च शिफ्ट 1 की कक्षा है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए। अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले 2 बार मैं मिस्टेक कर चुका हूँ इस वीडियो में। एक बार माइक्रोफोन नहीं लगाया, एक बार टैप कनेक्ट नहीं करा, तो इस प्रकार की गलती होती है 2 बार। फिर मैंने सोचा कि अब कौन रिकॉर्ड करे, लेकिन फिर मन में आया कि चलो करते हैं फिर से रिकॉर्ड। मतलब सोचिए उतना टाइम चला गया, एक बार माइक्रोफोन मेरा ये दूर रह गया, अब आपके पास वॉइस नहीं आ पाती। कुछ थोड़ी मतलब 3-4 क्वेश्चन रिकॉर्ड होने के बाद याद आया ये
ऐसी गलतियां हो जाती हैं अक्सर। लाइव में ऐसा रहता है कि आपने कमेंट कर दिया कि सर अभी वॉइस नहीं आ रही, तो हमने वहां पे चेक कर लिया। लेकिन यहाँ पे अभी लाइव का इस वजह से नहीं कर रहे कि गांव में मैं अभी यहाँ पर हूँ, यहाँ पर नेटवर्क इशू चलता है, नेटवर्क नहीं मिल पाते, नहीं तो हम लाइव भी कर लेते। करेंगे, वो भी हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ब्रॉडबैंड लगने की देरी है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, हमको यह बताना है। तो पहले इनको ऐड कर लीजिए, 4 और 2 6, 6 और 2 आपका 8 आ जाएगा। 6 और 8 और 7 आप जोड़ेंगे तो आपका ये बनेगा 21, कैरी का 2 जाएगा। 3 और 4 7 और 2 9 और 6 आपका 15 आ जाएगा। भागित आपका क्वेश्चन मार्क है, इक्वल में 6 में भागित को बिल्कुल भाग के रूप में लिख दे रहा हूं। यहाँ पे तो बोर्ड मास का ज्यादा कोई वो पड़ेगा नहीं इफेक्ट, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स नहीं है, बहुत सारे साइन सिंबल्स नहीं है। तो आ गया 1518 के अपॉन में आपका 6 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होके वहां चला जाएगा। डिवाइड कर लो, आपका 6 दूनी 12, आपका कैरी का 3, 6 पंजे 30 आएगा, आपका बन जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 253 आपका राइट आंसर आ गया। अगला वाला करते हैं, ये रहा अपना सेकंड वाला क्वेश्चन भैया। 832 को भाग करो, क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो चलो करते हैं, 832 भागित क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाय 0.8, तो भागित में क्वेश्चन मार्क आएगा, इक्वल में आपका 25.6 रहेगा। तो मैं सीधा 25.6 को नीचे लेके आ जा रहा हूं और क्वेश्चन मार्क को मैं वहां ले जा रहा हूं, एक स्टेप बचा रहा हूं। तो क्वेश्चन मार्क यहां आ जाएगा और 25.6 यहाँ आ जाएगा। पॉइंट के बाद वन डिजिट, पॉइंट के बाद वन डिजिट, तो आपको वो ऐसा नहीं करना कि ये पॉइंट के बाद वन डिजिट ऊपर 10 लगा दो, नीचे 10 लगा दो, कैंसिल कर दो। सीधा सेम डिजिट है तो आप कैंसिल करो। 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, फिर आपका कैरी का बन जाएगा 8 दूनी 16। फिर इसको कट कर दो, 16 से चला जाएगा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 2 से चला जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, तो आपका 26 आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन मार्क वाला है, इसको आप करिएगा। ये कैसे करेंगे, हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन मार्क अपॉन आपका 26 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका 23 रहेगा, और ये आपका 1100 इक्वल में 1190 में से आप 63 माइनस करिएगा, बाकी आप इनको उधर ले जाइएगा, आप सिंपली आंसर ले आएंगे। ठीक, ऐसे 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब आयु वाला अपना असली वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसा वाला प्रश्न आयु का मैं पहले करवा चुका हूं, लेकिन हम फिर कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ताकि आयु के प्रश्न आप उससे निकाल पाए। हर एक आयु का प्रश्न उससे निकल जाता है। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 है, तो वर्तमान में सुरेश की आयु बताना है। सुरेश भैया की आयु आपको बताना है। तो पहले हम करंट लिख लेते हैं। वर्तमान में आयु का अनुपात बताओ भैया। हमें नहीं पता, वर्तमान की आयु नहीं दी, लेकिन हमको 6 वर्ष पहले तो दिया हुआ है। वर्तमान से हम 6 वर्ष पहले जा रहे हैं, करंट से हम 6 वर्ष पहले गए। तो अनुपात आपको दिया, कमल भैया का अनुपात 6 है, सुरेश भैया का अनुपात 5 है। उसके बाद 4 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद आपको आयु का अनुपात दिया 11:10। अब देखो इनका अंतर, देखो आप इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस 5 है, दोनों का 5 है, यानी आप इनके अंतर को इसके इक्वल रख सकते हो। यदि ऐसा कभी हो जाए कि इन दोनों का अंतर समान देखने को ना मिले, इनका अंतर समान देखने को ना मिले, तो आपको अंतर समान बनाना पड़ेगा। वो अंतर आप कैसे समान बनाओगे, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का अंतर जैसे कि 1 है, इनका जो अंतर है उस अंतर से इन दोनों को गुणा करिएगा। फिर इन दोनों का जो अंतर है, जैसे इनका अंतर 1 है, तो इन दोनों के अंतर से इन दोनों को गुणा करिएगा, इनका इनका अंतर डिफरेंस समान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप देखो 6 और 11 में अंतर 5 आ गया, 5 और 10 में अंतर 5 आ गया, यानी रेशो में जो है, रेशो की वैल्यू यहाँ से 5 निकल के आई दोनों तरीके से, 5। और यहां से बता दो मुझे -6 + 4, यहाँ पे डिफरेंस बता दो, 6 साल पहले 4 वर्ष बाद, यहाँ पे आपका 10 ईयर निकल के आएगा। कितना आएगा, 10 ईयर।
मैं इसको थोड़ा और ऊंचा कर देता हूं, आपको दिखे। तो 5 की वैल्यू 10 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू आप 5 से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा 2 ईयर। कितना आ जाएगा भैया? 2 ईयर। तो आप बताओ, एक इकाई की वैल्यू 2 साल आ गई, तो 5 इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा कर लो आप 2 से, आपका आ जाएगा 10 ईयर। 10 ईयर आ गया, तो ये 6 साल पहले की आयु होगी। 6 साल पहले की, 6 साल बाद जाओगे आप तभी तो वर्तमान में पहुंचोगे। मैं आपसे कहूं कि आपकी 6 वर्ष पहले आयु 10 साल थी, अब आपकी वर्तमान में आयु कितनी कहलाएगी? 16 कहलाएगी। तो इनका आंसर आ गया 16। सुरेश की आयु बतानी थी, हमने सुरेश की निकाल लिया। आप कमल की आयु निकाल सकते थे, वर्तमान निकाल सकते थे, 4 वर्ष बाद निकाल सकते थे, 100 वर्ष बाद निकाल सकते थे, इस मेथड से। अगला वाला प्रश्न करते हैं, अगला वाला प्रश्न करते हैं। ये वाला देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे पहले 1 मिनट, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष है। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, हम दोनों तरीके देख लेते हैं, क्योंकि आयु वाले प्रश्न काफी पूछे गए हैं, तो आपको हर तरीका आना चाहिए। 15 वर्ष पहले बड़े वाले की आयु छोटे वाले की आयु से दोगुनी थी। छोटे की वर्तमान आयु बताना है, व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ यंगर वन। तो छोटे वाले की हम वर्तमान आयु x मान लें। हाँ चला गई पेन। छोटे की हमने आयु मान ली x, तो बड़े वाले की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष का अंतर है, तो बड़े वाले की आयु हो जाएगी x प्लस 10, क्योंकि दोनों का अंतर 10 लेना है, 10 साल बड़े होंगे। फिर बोल रहे हैं 15 वर्ष पहले, तो दोनों का 15 वर्ष पहले निकाल लो, x माइनस 15 आ जाएगा। इनका भी आप 15 वर्ष पहले निकाल लो, तो माइनस 15 यहाँ से भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बड़े वाले भैया की आयु आ जाएगी x माइनस 5, क्योंकि यहाँ से भी 15 आपको कम करना पड़ेगा। 15 साल 10 में से 15 माइनस करोगे तो माइनस 5 आ जाएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 15 वर्ष पहले बड़े वाले की आयु कितनी है? x माइनस 5। बड़े वाले की आयु छोटे वाले की आयु, छोटे वाले की आयु x माइनस 15, छोटे वाले आयु की दोगुनी थी। ठीक, सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 बराबर 2x माइनस 30। तो x यहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 30 आपका माइनस का इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा। 30 में से 5 जाएगा 25। तो आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई, छोटे वाले की आयु आ गई 25। लेकिन यह तरीका हमें नहीं अपनाना। अपना भी सकते हैं, लेकिन मैं एक वो वाला जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वो वाला तरीका भी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ऑप्शन वाला चलते हैं हम। ऑप्शन वाले तरीके में हम पहले वाले ऑप्शन को लेके चलें, पहले वाले ऑप्शन को लेके चलते हैं, फिर हमको आंसर तो पता चल गया, लास्ट वाले पे चलेंगे सीधा। और एक और तरीका बता रहा हूं, जब ऑप्शन से जाओ तो पहले वाले को चेक करने के बाद में आप अंतिम वाले को चेक किया करो, क्योंकि काफी हद तक संभावना रहती है यदि पहला वाला आपका आंसर नहीं है, तो वो अधिकतर संभावना बनती कि आपका लास्ट वाला होगा। जब ऑप्शन से आप जाते हो ऐसी संभावनाएं बनती हैं, तो आप ट्राई कर लो, नहीं तो आपको जाते जाते करना तो है ही सभी को। तो ऑप्शन वाला चेक करते हैं। छोटे वाले की वर्तमान आयु मान लो यदि 45 होती, कितनी होती? 45 होती। तो बड़े वाले भैया की आयु कितनी? 55 हो जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष का अंतर है दोनों में, बड़े वाले 10 वर्ष बड़े होंगे। तो 15 वर्ष पहले, मतलब इसको भी आप 15 कम कर लो, आपका कितना बचेगा? 30 बचेगा। वैसे ही यहाँ पर भी 15 वर्ष पहले, इसको भी 15 कम कर लो, जीरो, आपका 40 बचेगा। क्या दुगनी आयु मिली? बोला ना कि बड़े वाले की आयु छोटे वाले की आयु से दुगनी थी। क्या दुगनी नजर आ रही इनकी आयु? नहीं। अब सीधा इस वाले को चेक करते हैं हम, डी वाले को। छोटे वाले की आयु कितनी है? 25 वर्ष है, तो बड़े वाले की ऑब्वियसली 35 वर्ष होगी, क्योंकि 10 वर्ष का अंतर है। तो 15 वर्ष पहले चलते हैं हम, तो 15 वर्ष पहले चलते हैं, जीरो आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 15 वर्ष पहले चलते हैं हम, तो जीरो आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या बड़े वाले भैया की आयु छोटे वाले की तुलना में दुगनी है? हाँ दुगनी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सेटिस्फाइड कर दिया इसने भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। प्यारा सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। एक कार्यालय में 1200 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, पुरुषों की संख्या 650 है, शेष महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात, इस चीज का याद रखिएगा। पहले महिलाओं का पूछा है,
तो पहली बात तो ऊपर आपको महिलाएं लिखनी पड़ेंगी, नीचे पुरुष हैं तो पुरुष लिखने पड़ेंगे। पुरुष तो आपको दिए हैं 650। कितने? 650। 1250 में से आप 650 माइनस कर लीजिए, आपका आ जाएगा जीरो का जीरो, पाँच में से 5 गया जीरो, 12 में से जाएगा आपका 6 तो 6, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया, हाँ सॉरी 5 तिया 15। उसके बाद 12:13 आपका आंसर आ जाएगा, 12:13 आ जाएगा। कलाकार होते, मेरे जैसा पेपर बनाता तो मैं 13:12 भी ऑप्शन में जरूर देता। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी। इस चीज का भी किससे किसका अनुपात पूछा है, हमें याद होना चाहिए, मतलब आइडिया होना चाहिए, लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 4,41,000 मीटर स्क्वायर के वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ लगाने के लिए कितनी लंबाई की बाड़ लगाने की आवश्यकता है? कितने लंबाई की बाड़ लगाना, मतलब आपसे ये पैरामीटर की बात कर रहे हैं। आपको एरिया दे दिया, इतना एरिया मीटर स्क्वायर में एरिया है, वर्गाकार वर्ग की बात कर रहे हैं भैया, वर्ग की बात कर रहे हैं। तो आपको देखिए एरिया दिया हुआ है, आपको एरिया दे दिया वर्ग का, क्षेत्रफल दे दिया 4,4,1,0,0, और एरिया क्या होता है, आपको यदि साइड निकालनी है, एरिया आपका होता है साइड का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दे दी 4,4,1,0,0। तो यहाँ से क्या ए की वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल, ये आपका किसका 21 का है, किसका है 21 का, एक जीरो आपकी बाहर आ जाएगी जब रूट से बाहर करोगे, यहाँ जाएगा तो 210 आ गई, 210 को आप 4 से गुणा कर लो, क्योंकि मैं पैरामीटर, ये देखो पैरामीटर में लिख देता हूं, मैं पैरामीटर निकालना है 4a, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 210 को, 0 4 8, 840 विल बी योर राइट आंसर, 840 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे। आप दो तरीके हैं, आप बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर लो, श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगा लो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। एक तरीका ये है, यहाँ इसका जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा 1 है, वो a कहलाएगा, x का कोफिशिएंट आपका b है, वो आपका b कहलाएगा, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, आपका अचर है, ये आपका c कहलाएगा। इससे भी कर सकते हो, मेरा तरीका देखो, सिंपल तरीका है अपना। तो जब प्लस माइनस करें हम, जोड़ें या घटाएं तो आपका 15 आ जाए, ऐसे दो नंबर पता करना है, और जब गुणा करें मल्टीप्लाई करें तो आपका AC आ जाए। AC कहने का मतलब A की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, C की वैल्यू 56 है, यानी आपका 56 आ जाए। तो इतनी कहानी तो हम देखेंगे नहीं, तुरंत देख लेंगे, हाँ भैया 56 आ जाए, बताओ ऐसे दो नंबर बताओ 56 आ जाए, सत्तू अटू 56 ले लो, 7 8 का मल्टीप्लाई करोगे, इनको प्लस करोगे तो 15 भी आ जाएगा, गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, यानी एक नंबर मिल गया 7 और एक नंबर मिल गया 8, दोनों को प्लस ही लेना पड़ेगा। यदि आपसे फैक्टर पूछते तो आपका फैक्टर बन जाता x+7 और x+8, लेकिन आपसे मूल पूछा है, आपसे रूट पूछा है, तो इस कंडीशन में जब रूट पूछे, सॉल्यूशंस पूछे, तब आप साइन चेंज कर दोगे, प्लस का है तो माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो आपका माइनस का 7 माइनस का 8 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला वाला करते हैं, ये स्प्लिटिंग वाले तरीके से भी आप कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है प्लस माइनस को लेकर, लेकिन ये जो तरीका है बहुत आसान मैंने आपको बताया। ये वाला देख लो, 14.44 का वर्गमूल बताना, स्क्वायर रूट आपको बताना है अंडर रूट 14.44 का। तो देखो भैया, जब पॉइंट के बाद दो डिजिट हो, तो जब रूट से बाहर निकालते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट बचेगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता अपना कभी भी। 29 का स्क्वायर निकाल लो, 29 का क्या, आप तो 30 का स्क्वायर पता करके देख लो, 900 के समथिंग आएगा, 900 के समथिंग आएगा। 38 का निकाल लो, 38 का नहीं, आप तो 40 का निकाल के देख लो, आपका 1600 आएगा। तो 29 वाला क्लोज है कि 38 वाला क्लोज है इसके? 38 वाला तो आपका 3.8 हो गया, पूरा तो चेक ही नहीं करना अपन को, स्मार्ट तरीका अपनाना है। अंडर रूट में 529/9 है, अंडर रूट में आपका 9/36 है, तो 529 किसका होता है, इसको बाहर करोगे आपका 23 आ जाएगा, आप 9 को रूट से बाहर करोगे आपका 3 बाहर आ जाएगा, 9 को बाहर लाओगे 3 आ जाएगा, 36 को बाहर लाओगे 6 आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे, 23 6 आपका राइट आंसर आ गया। ये आप जरूर ज्वाइन करिएगा डेफिनेटली, यहाँ से हमारे टेस्ट से आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं है? कौन सी लंबाई नहीं है? देखिए, मैं आपको दो चीज बताने जा रहा हूं। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। दोनों स्टेटमेंट को याद रखिएगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का त्रिभुज की दो भुजाओं का योग योग हमेशा अधिक होगा तीसरी भुजा से। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं। और दो भुजाओं का जो अंतर है वो हमेशा छोटा होगा तीसरी भुजा से। ये दो स्टेटमेंट पर आधारित आपके प्रश्न बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम करें तो ये तो आपका आ जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये तो इसको तो चेक मत करो भाई। मतलब समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इसमें चेक कर लीजिए आप। 3 और 2 5 बन रहा है, हाँ 5 बन रहा है। इनका योग इससे तो ज्यादा आया, सेटिस्फाइड कर रहा है। 3 और 4 को ऐड कर लो 7 आया, इससे ज्यादा आया। 4 और 2 को ऐड कर लो, आपका 6 आएगा, इससे ज्यादा आया। अंतर ले लो, 2 और 3 का अंतर ले लो, 1 आया, तीसरी भुजा से कम आया। अंतर कम आता है। 3 और 4 का अंतर 1 आएगा, कम आएगा। 4 और 2 का अंतर 2 आएगा, इससे कम आया। ये अपना हो गया। इसके बाद इसमें आप अंतर ले लो, ठीक। इनका योग करोगे तो आपका योग देखो, ये आ जाएगा 5.6 आ रहा है, ज्यादा आ गया। वैसे आप इन दोनों का चेक कर लो, आपका 7 दशमलव कुछ आएगा, ज्यादा आ गया, ठीक। इसके बाद इसका हम चेक करें, ये अलग से दिख जाएगा। 7 और 8 को जब ऐड करोगे तो आपका 15 आ गया। जबकि क्या बोला मैंने, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक हो, बराबर नहीं बोला था, हमेशा अधिक हो। तो 7 और 8 का योग आया 15, जो कि 15 के बराबर ही है। जबकि अधिक आना था, तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ गया। कोशिश करिएगा, वीडियो को भैया ज्यादा से ज्यादा साझा कर दीजिए, मनोबल बढ़ेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी देखेंगे तो हमारा भी मनोबल होगा। हमें लगेगा कि काफी सारे अभ्यर्थी इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम आपके लिए और भी अच्छे से मेहनत करेंगे। चलिए अगला वाला करेंगे। एक्स स्क्वायर का मान बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इफ। अब देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू, इसको हम वहीं सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो भाई, 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, प्लस का 6 बचेगा, 6 में से आपका 5 जाएगा, आपका 1 बचेगा, यानी 8 की पावर 1 आपका 8 बचेगा। 8 की पावर 0 आपका होता है 1, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 कर लो, हमेशा 1 आएगा। मैं आपसे कहूं भैया 200 की पावर आप 0 कर लो, तब भी आपका 1 आएगा, किसी की भी पावर। तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो x का स्क्वायर पूछा है, तो आपका 64 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला वाला देखिए, एक संख्या का पांचवा भाग। संख्या नहीं पता, उस संख्या से 4 कम है। एक संख्या का पांचवा भाग, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। एक संख्या का पांचवा भाग ले लेते हैं। संख्या x है, इसका पांचवा भाग मतलब 1/5, बोला ना 1/5 ऑफ अ नंबर, ठीक। उस संख्या का भाग उस संख्या से, उस संख्या कौन सी, वही वाली संख्या जो हमने मानी, x से 4 कम है, x से 4 कम है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 1 x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 5x माइनस 20। तो ये तो 4x बचेगा, x यहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, 20 माइनस का इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू 4 पंजे 20, आपकी 5 आ जाएगी। ऑप्शन से भी जा सकते थे आप, ऑप्शन से जाकर के भी आप इसको कर सकते थे, ठीक। वहां से भी आपका ऑप्शन से भी आ सकता था, ऑप्शन में आप पहले वाले को चेक करते, ठीक। तो ये आपका हो गया, ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हो। अगला वाला करते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरण को परिभाषित किया स्किनर ने। क्रिया प्रसूत का ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी पियाजे ने, हाँ 4 चरण दिए हुए हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कोहल वर्ग ने नैतिकता के विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें कि 3 स्तर हैं, 3 लेवल हैं और 6 स्टेज हैं, 6 चरण हैं। ये याद रखिएगा, काम आएगा। एरेक्शन भी है, तो आपका बी आ जाता है यहाँ पे। पियाजे की थ्योरी देख लो भाई, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे के ये आप 4 चरण देख लो। कोहल वर्ग का ने के बारे में मैंने बताया, एरेक्शन की एक थ्योरी होती है, साइको सोशल डेवलपमेंट, 8 चरणों में दी हुई है, आपने पढ़ा हुआ होगा।
जब पेडागोजी में आप देखेंगे इनका सॉल्यूशन तो पूरी थ्योरी आपको देखने को मिलेगी जब उन टेस्ट को आप लगाएंगे। तो ये वाला सिंपल सा प्रश्न पूछा था, 1 घंटे 15 मिनट से 45 मिनट का अनुपात तो सबको आप मिनट में बदल लो। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 में 15 जोड़ दो, आपका 75 मिनट, और यहाँ पर आपका ये 45 मिनट, मतलब मिनट में बदल लिया। जब भी अनुपात निकालना हो तो इकाई को समान कर लेते, यहाँ मिनट में है तो यहाँ पर भी दोनों को मिनट में बदल लिया। 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 5:3 आपका राइट आंसर आ जाएगा बी। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल क्या का भी प्रश्न आ गया। इनमें से पहली बात तो ये है क्या कॉमन आ रहा है, देखो सब में से 3v² कॉमन आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 3v² आप कॉमन ले लो, या फिर एक तरीका ये है, अब अपने पास ये दो बचे, यह दो बचे, इनका मल्टीप्लाई करोगे आप, इनका मल्टीप्लाई करो आप, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपकी 8 आनी चाहिए। इसमें 7 और एक 8 इसमें आ जाएगी, इसमें आप करोगे 7 आ जाएगी, 2 9 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो ही कहीं नहीं। आप चाहो तो ऐसे करके चेक कर सकते हो, आप 3v² कॉमन ले लीजिए, हमने ले लिया तो यहाँ पे 6 बचेगा, तीछिंग 18, और यहाँ पे भी की पावर 6 बचेगी, क्योंकि पावर ऐड होती हैं, पावर ऐड होती हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर्स का। प्लस यहाँ से भी 3 बाहर ले लिया तो भी की पावर आपकी 5 बचेगी, 3v² लिया था, ठीक। उसके बाद प्लस यहाँ से 3 ले लिया तो यहाँ पर भी आपका 3 बचेगा और भी बचेगा, प्लस यहाँ 1 बचेगा। इसको और फैक्टर करेंगे, 3v² तो यहाँ पर भी इनका मल्टीप्लाई करके देखो, 2v² का और 3v का, 6v की पावर 6 आ जाएगा। लेकिन जब इनका मल्टीप्लाई करोगे ना, 2v की पावर 5 और 3v की पावर 2, तो 5 और 2 आपका 7 बन जाएगा। तो ये किसी भी हाल में नहीं है, आपका ये आंसर होगा ही नहीं, आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। अगला वाला देखिएगा, आ स्टूडेंट ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक बच्चा कुछ उदाहरणों को देख रहा है, 7 + 5 है, 7² + 5² + 2ab = 144 उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण के द्वारा वो एक निष्कर्ष निकालता है, ये वाला एक निष्कर्ष निकालता है। तो कौन सी विधि है, उदाहरण के से नियम की ओर हम किस विधि में चलते हैं, आपका आ जाएगा इंडक्टिव, अधिष्ठापन। हिंदी में देखिए क्या भयंकर नाम प्रयोग किया था, इसलिए कहता हूं अंग्रेजी के टर्म्स भी आपको आने चाहिए। अगला वाला, और डिडक्टिव में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, नियम से हम उदाहरण की ओर चलते हैं। और आगमन विधि में हम ऐसे याद करो, आप ऐसे याद करो, मैंने कैसे याद किया था। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, आगमन में यहाँ दिख रहा है ना इसको, हाँ, आगमन में, क्योंकि मेरी इमेज आ जाएगी, इधर कर लेते हैं। आगमन में, आगमन में पहले आएगा उदाहरण, ये ऊ जैसा दिख रहा है आ का, उदाहरण, मतलब हम उदाहरण से चलेंगे नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं इसमें। और जब निगमन आ जाएगा, जब निगमन विधि आ जाएगी, आपका डिडक्टिव मेथड आ जाएगी, निगमन मतलब मतलब नियम, मतलब नियम, नियम से हम उदाहरण की ओर चलेंगे, ऐसे याद करा था मैंने, तो आप भी ऐसे याद करो, अच्छा तरीका है। गणित में अच्छा होने के लिए जरूरी है, गणित में महारत हासिल करना, गणना में महारत हासिल करना, अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्याएं बनाएं और तैयार करें, सूत्र याद करें, कभी याद करने वाली चीज पॉजिटिव नहीं होगी। इसके बाद समाधान याद रखें, रट्टाफिकेशन वाली चीज भी कभी पॉजिटिव नहीं होगी। अब दो चीजें आ गई, क्या गणना में महारत हासिल करना है गणित में अच्छा होने के लिए, नहीं, आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला करते हैं, सिंपल सा प्रश्न था वैसे ये, माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना है, अनुपात, क्रमवाचक, आंतरिक और नॉमिनल, मतलब नॉमिनल, वैसे नॉमिनल आना था यहाँ पे, नॉमिनल ऐसे लिख देते। तो आप बताइए कौन सा होगा। क्रमवाचक मतलब क्रम से जमाना, इंटरनल तो अलग ही ऑप्शन दे दिया, आंतरिक जैसे कि कोई व्यक्तित्व का गुणधर्म बताना चाह रहे हो। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेशो। माप का सबसे विश्वसनीय तरीका होता है रेशो, और जब हम मापन पढ़ते हैं तब हम रेशो का ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल मतलब क्रम से जमाना चीजों को, ठीक। नॉमिनल मतलब क्लासिफाई करना, या एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगला वाला करते हैं,
मैथ क्लब का प्रायोजक या सलाहकार कौन होना चाहिए? हु शुड बी द स्पॉन्सर और एडवाइजर ऑफ मैथ क्लब? प्रधान अध्यापक, गणित के वरिष्ठ शिक्षक, मॉनिटर, छात्र। देखिए मॉनिटर तो कभी नहीं होगा, न छात्र कभी होंगे। अब हम फंसेंगे दो में, क्या प्रिंसिपल को करें या सीनियर टीचर ऑफ मैथ्स को पढ़ें? पेडागोजी यही है कि आप इसको एलिमिनेट करिएगा। क्या प्रिंसिपल को हम मैथ क्लब का प्रायोजक या सलाहकार बना दें या गणित के वरिष्ठ शिक्षक को बना दें? इनके पास बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं, तो हम इनको बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आपका यह वाला 100% राइट आंसर होगा। इनको भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब गणित के वरिष्ठ शिक्षक उपलब्ध हैं तो हम इनको ही बनाएंगे। ठीक, अगला वाला करते हैं। अब नेक्स्ट वाला, पाठ्यचर्या लचीलेपन की अवधारणा को जिनके लाभ के लिए पेश किया गया था वह हैं। मतलब कंसेप्ट ऑफ करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस टू बेनिफिट, मतलब किसके लिए करिकुलम को लचीला बनाया गया है, उनके अनुरूप ढाला गया है। मदरसा मकतब, विकलांग बच्चे, अनुसूचित जाति, SC ST OBC के लिए है, सभी विकल्प सोच के बताइएगा। अब मैं बताऊं, ये आएगा डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इनके लिए। देखिए ये इनके लिए नहीं बनाया गया, ये कहीं से भी कहीं तक जाति विशेष के लिए चीजें आ गई, ऐसा नहीं था। विकलांग बच्चों के लिए बनाया गया था लचीला, ताकि उनको एक लचीलेपन के माध्यम से पढ़ाया जा सके। लचीलापन मतलब एक छूट देना, जिस विधि की आवश्यकता है उस विधि के माध्यम से पढ़ाना, जिस करिकुलम की आवश्यकता है पाठ्यक्रम को उनके अनुरूप बनाना। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, पढ़िए भाई। खराब पढ़ने की समझ कई विषयों में अकादमिक विफलता की ओर ले जाती है। पढ़ने में सुधार के तरीके हो सकते हैं। पढ़ने में सुधार के तरीके हो सकते हैं, जब भी संभव हो अपने बच्चों को जोर से पढ़ें। अपने इंग्लिश में देख लो, रीड अलाउड टू योर चाइल्ड वेन एवर पॉसिबल। अपने बच्चे को साप्ताहिक पुस्तकालय में लाएं और उसे पढ़ने का चयन करने दें। टैब पर किताबें उपलब्ध कराएं, लेकिन उसे मुद्रित शब्दों को नहीं देखना चाहिए, ताकि वह टैब पर ध्यान केंद्रित कर सके। यह तो होगा नहीं, इतना हम समझ गए। तीसरा वाला तो किसी भी हाल में होना नहीं है, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। ये आंसर कभी नहीं हो सकता। मुद्रित चीजों को देख लेगा तो कोई गुनाह कर देगा क्या? वो तो और भी अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। ओनली वन होगा क्या? ओनली वन नहीं होगा। यानी आपका यह नहीं है तो आपका दो तो देखो 100% दिख रहा है कि होगा, तो आपका ओनली 1 एंड 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। पेडागोजी इज ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग ऑफ दी ऑप्शंस। एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए, आपके ज्यादातर प्रश्न सही जाएंगे। अब ये कथन आ गया, गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत बसाने का एक तरीका है। मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन माइंड ऑफ चिल्ड्रन इन हैबिट ऑफ रीजनिंग। ये किसने दिया? लॉक ने दिया, गैलीलियो, रशेल या स्किनर? स्किनर का तो नहीं है, इतना तो हम जानते हैं, बाकी तीन में फंसेंगे। तो इसका आंसर होगा लॉक। ये लॉक ने कहा था गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत बसाने का एक तरीका है। अगला वाला देखते हैं प्रश्न क्या है। ये वाला पढ़ो आप। समय प्रपत्र चतुर्थ श्रेणी के लिए मूल्यांकन के पैरामीटर होंगे, बताइए कौन कौन से? फोर्थ क्लास के लिए, चतुर्थ श्रेणी मतलब क्लास 4। इसलिए बोलते हैं इंग्लिश भी देख लिया करो, हिंदी में चतुर्थ श्रेणी आ गया, पता नहीं, मतलब कंफ्यूजन आ जाता है। केवल ओनली जब भी आ जाए तो ये पॉजिटिव वे में हम नहीं लेते कभी। ओनली केवल अनुरूप घड़ी का एनालॉग क्लॉक में टाइम दिखाना सिखाना, ये तो होगा नहीं भाई, ये तो होगा नहीं। ओनली आ जाए नेगेटिव चीज होती है, कुछ ही पॉजिटिव चीज है। डिजिटल और अनुरूप घड़ी पर पढ़ने का समय हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट, 15 मिनट से AM PM की अवधारणा मिनट सेकंड के भी संबंध हो सकता है। अभी और देख लें जब तक। केवल आ गया, ओनली आ गया, क्या ओनली ये चीज सिखानी है उसको? ये तो होगा नहीं। ओनली आ गया इसमें भी, तो ये क्या केवल डिजिटल घड़ी पढ़ना बताना है? तो ये तो नेगेटिव वे में चलेगा, तो आपका राइट आंसर 100% अब यही हो गया। ठीक, अगला वाला देखते हैं। गलत उत्तर के कारणों की पहचान करने के लिए नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता है। चिकित्सक की, मनोविज्ञानी की, मनोचिकित्सक की या विशेषज्ञ की? डायग्नोस्टिक
टेस्ट्स नीड एन डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हो रहे हैं, मतलब बच्चे की कमजोरियों का पता लगाना, वो कहाँ वीक है, उनकी समस्याओं का पता लगाना। इसके लिए टू आइडेंटिफाई द कॉसेस ऑफ रॉन्ग आंसर, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता है? क्या डॉक्टर? डॉक्टर तो किसी भी हाल में नहीं होना। क्या सीधा मनोवैज्ञानिक की जरूरत है? साइकोलॉजिस्ट की जरूरत भी नहीं है। अब इनमें आप फंसेंगे। साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है क्या? मनोचिकित्सक की भी जरूरत नहीं है। कोई बच्चे अभी यहाँ पर कोई मानसिक तौर पे बीमार तो है नहीं, तो एक्सपर्ट आएंगे। उस चीज में एक्सपर्ट होने चाहिए। अगला वाला एक्सपर्ट की आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च शिक्षा में अनुसंधान और शिक्षण दो अलग अलग गतिविधियां हैं। इन हायर एजुकेशन, देखिए हायर एजुकेशन के लेवल पे कब प्रश्न है। रिसर्च एंड टीचिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज दैट कैन नॉट गो टुगेदर, एक साथ नहीं की जा सकती हैं केवल अनुक्रमिक क्रम में, एक साथ की जा सकती हैं, एक दूसरे को बिगाड़ कर ही एक साथ की जा सकती, कैन गो टुगेदर ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। तो ये वाला तो होगा नहीं किसी भी हाल में, यह वाला भी नहीं होगा। इंटरकनेक्टेड है, पिछली बार भी हमने देखा टीचिंग है और जो रिसर्च है एक साथ भी हो सकती, और ये अंतः संबंधित भी हैं। अब इनमें देखो आप, कैन गो इफ एट ऑल ओनली इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, यानी ये वाला ज्यादा आपका उचित राइट आंसर होगा, क्योंकि सेक्वेंस में होंगी। पहले आप शिक्षण करोगे, फिर आप अनुसंधान करोगे। ठीक इस प्रकार से सेक्वेंस में ये चीजें चलती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे। गणित पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं? एम्स क्या है? सफल व्यवसाय चलाने के लिए, बाल मौलिक कौशल और गणित की प्रक्रिया में विकसित करने के लिए, बच्चे को एक अच्छा गणितज्ञ बनाने के लिए। ये तो बहुत नेगेटिव जाता है जब ऐसी बिल्कुल एक फोर्सफुली बात कर दी जाए। इसके बाद हम इस पे आ जाएं, दिए गए सभी विकल्प। अब देखो इसमें ऑप्शन ये भी है, फिर ये भी हो सकता है, गणितज्ञ बनाना है, सफल व्यवसाय बनाना है। इसका आंसर आपका ये होगा, बाल मौलिक कौशल और गणित की प्रक्रिया में विकसित करने के लिए, टू डेवलप इन चाइल्ड फंडामेंटल स्किल्स। मतलब बच्चे में फंडामेंटल स्किल्स आ जाए, गणित की प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स, और गणित की जो प्रक्रिया को समझ पाए, उसमें छोटी छोटी संक्रियाएं कर पाए, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे। परियोजना के निष्पादन का अर्थ है। एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स, शिक्षक छात्रों के सामने समस्यात्मक स्थिति पैदा करता है। प्रोजेक्ट का याद रखिए दिमाग में। उपयुक्त स्थिति का निर्माण करते हुए छात्र की रुचि और क्षमताओं को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, हो सकता है ये। समस्या का चयन करते समय शिक्षक को सुझाव देकर चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रस्तावित परियोजना छात्रों की पिछली आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। परियोजना का उद्देश्य बच्चों द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित हो, यह भी हो सकता है। परियोजना की सफलता के लिए परियोजना की योजना बनाना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल जरूरी है, योजना बनानी चाहिए। बच्चों को अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में परियोजना की योजना बनानी चाहिए, हाँ ये भी सही है। प्रत्येक बच्चे को परियोजना के निष्पादन में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए, यह परियोजना का सबसे लंबा कदम है। जब एक्टिव बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हों तो फिर वो तो आपका बहुत पॉजिटिव जाता है, तो आपका राइट आंसर यही होगा। सारे राइट थे, लेकिन आपको इसमें पेडागोजी यही है कि उनमें से भी बाकी 90% सही हैं, 99% सही हैं, लेकिन उनमें से भी एक सबसे ज्यादा सही है, 100% सही है, या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछ लिया आपसे, ऑप्शन डी था ये। अगला वाला करते हैं। इसलिए पेडागोजी में सारे ऑप्शंस पढ़ा करिए। हाँ, ये अपना 29वां प्रश्न था क्या? 28वां प्रश्न था, हाँ 29वां आएगा ये। लेकिन यहाँ पे 30वां आ गया, क्योंकि मैंने ये 30वां मैथ का था, मुझे करवाना था, एक आपको होमवर्क में भी देना है। ए और बी 28 दिनों में, देखिए ये टाइम एंड वर्क का आ गया। ए और बी 28 दिन में काम कर रहे हैं। ए भैया और बी भैया मिलकर के किसी काम को करते हैं 28 दिन में पूरा। कितने दिन में? 28 दिन में पूरा करते हैं। और सी की मदद से बे से 21 दिनों में पूरा करते हैं। यदि इनमें सी और आ जाए, ए और बी तो थे, अब इसमें सी ने और मदद कर दी, तो कितने दिन में पूरा करेंगे? 21 दिन में करेंगे। तो हम इनमें एलसीएम मेथड से जाते हैं, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। 21 और 28 का एलसीएम ले लो।
हम 21 का लिखेंगे, 30 साते 21 होता है, 7 4 सत्ते 28 होता है, तो 7 तो आपका कॉमन है, 3 और 4 आपको लेना पड़ेगा, तो आपका 7 या 21 और 4 आएगा 4 84, यानी 21 और 28 का जब एलसीएम लोगे आप जिस भी मेथड से लो आपका 84 आ जाएगा। इसको हमने रफ कर दो, ठीक 84 आ जाएगा। अभी एलसीएम लेना सिखा नहीं रहा मैं, छोटी वाली मेथड से आ गया। आप डिवाइड कर दो, आप इसको इससे 28 से इसको डिवाइड कर दो और आप इसको डिवाइड कर दो, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आपका 3 आ जाएगा, ठीक। 84 को 28 से डिवाइड कर दो, आपका 3 आ जाएगा, और आप इसको 21 से डिवाइड कर दो, आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कार्य को सी द्वारा पूरा करने में कितना समय लगेगा। मुझे बताओ a प्लस बी की वैल्यू आ गई 3, मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में 3 इकाई काम कर लेंगे। a प्लस बी प्लस सी यदि मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितने इकाई काम कर लेंगे, 3 इकाई काम कर लेंगे। ए बी की वैल्यू 4 थी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ए बी की वैल्यू 3 थी, a प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू एक दिन का कार्य कितनी क्षमता है, 4 है। तो केवल सी की क्षमता बता दो, सी की क्षमता हो जाएगी आपकी एक, 4 में से एक काम कर दो, कम कर दो, सी की वैल्यू क्षमता आ गई। और ये था अपना टोटल वर्क, नीचे आया था टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब कुल कार्य क्या था, 84 था। और सी की क्षमता 1 है, मतलब 84 काम करना और एक दिन में इतना काम कर पाता है, तो बताओ कितना दिन लगा लेगा, डिवाइड कर दो, 84 दिन लग जाएंगे, 84 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक अगला वाला क्वेश्चन है आपके लिए, द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल, ये 29वां 30 के बाद मैंने डाला है, वो छोड़कर निम्नलिखित गणितीय पद जॉर्गन है, यदि और केवल यदि, नेदर नॉर, मैं छोटा कर देता हूं, यदि और केवल यदि, ना तो और ना ही, आवश्यक और पर्याप्त, व्यापकता की हानि के बिन। ये आपके सारे प्रश्न थे। इसे मैं सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक। तो आज का सेशन आशा करता हूं कि आपको बहुत ही पसंद आया हुआ होगा। फिर आपको कुछ एक दो चीज और बताता हूं मैं। कोशिश करना कि जितने भी प्रश्नों को हम कर रहे हैं उनका अच्छे से आप अभ्यास करना, डेफिनेटली आप 100% आप बहुत ही अच्छा अपनी परीक्षा में प्रदर्शन करेंगे। जो मेथड्स मैं बता रहा हूं उनको अपनाना, क्योंकि मतलब बड़े से बड़ा प्रश्न जब आएगा ना तो इन मेथड के द्वारा करोगे तो ज़्यादा आसानी से आपका आंसर आएगा, नहीं तो एक्स वाली मेथड से आप करते रह जाओगे, बहुत टाइम लगेगा, गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, ये हमने देखा। 27 तारीख को आप सभी को बिल्कुल तैयार रहना है, हर अभ्यर्थी को लगाना है, और ये पोस्टर मैथ्स हर अभ्यर्थी को लगाना है। और यह वाला पोस्टर मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं ग्रुप में, तो आप वहां से इसको अन्य अभ्यर्थियों तक जरूर साझा करिएगा, और वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, काफ़ी सारे अभ्यर्थी देखेंगे, कुछ सीखेंगे। और ये अपना सुपर टेस्ट सीरीज बैच है ही, काफ़ी सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे सीधे सीधे, तो इसको जरूर ज्वाइन करना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। पी भी यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, 10 FLT हैं ही आपकी, FLT 10 FLT आपकी पी वाली हैं, 10 हर विषय के सेक्शनल, 60 आपके सेक्शनल हैं पी के। इस प्रकार से बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना है, जो ग्रुप हैं जहाँ पर भी आप साझा कर सकते हैं वहाँ साझा करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 3 के लिए मध्य प्रदेश स्तरीय पी आधारित फुल लेंथ टेस्ट का आयोजन सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे किया जा रहा है। जब एक टेस्ट हमने आयोजन किया, हजारों अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया। इस बार का टेस्ट पिछले टेस्ट की तुलना में और भी टफ है, इसको लगाने में आपको बहुत मजा आएगा। आप सभी अभ्यर्थी 27 तारीख को तैयार रहिएगा, दिन रविवार को। ये इसको लगाने के बाद जब आप सॉल्यूशंस पढ़ लेंगे तो लगभग आपके वास्तविक परीक्षा में 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। मतलब परीक्षा से पहले आपकी असली परीक्षा होने जा रही है, हजारों अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अन्य तक आप इस जानकारी को भेजो ताकि वो भी इसको लगा पाए।